सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किए गए असाइनमेंट नंबर 4 की, यानी कि दिसंबर महीने का जो असाइनमेंट आ चुका है और हमारा सब्जेक्ट है हमेशा की तरह फिजिक्स। हम यहाँ पे फिजिक्स की ही बात करते हैं क्योंकि हमारे चैनल का नाम है द फिजिसिस्ट। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या सवाल आपसे पूछे गए हैं और उनका जवाब आपको किस प्रकार लिखना है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये है हमारा पहला सवाल, पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश किरण समांतर फलकों वाले माध्यम से अपवर्तित होती है, याद रखिए अपवर्तित, परावर्तित मत लिख दीजिएगा, अपवर्तित होती है तो निर्गत किरण सदैव आपतित किरण के समांतर होती है। समझने वाली बात क्या है, ये पी क्यू आपतित किरण है, क्यू आर इज अपवर्तित किरण, क्यू आर अपवर्तित किरण है, लेकिन आर एच निर्गत किरण है। तो हम लोग आपतित किरण और निर्गत किरण की बात कर रहे हैं जो कि परस्पर समानांतर होती हैं, और इन दोनों यानी कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो लंबवत दूरी है, आपतित किरण, ये है आपतित किरण की दिशा, ये आपतित किरण है और ये है निर्गत किरण। आपतित किरण और निर्गत किरण, ये आपतित किरण हो जाएगा, उस लाइन पे नहीं जा पाया, ये हो जाएगा आपतित किरण और ये हो जाएगा अपवर्तित किरण। है अपवर्तित, लेकिन अगर इस पूरे माध्यमों के लिए देखोगे तो ये निर्गत किरण है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो लंबवत दूरी है उसे ही कहा जाता है पार्श्विक विस्थापन। क्लियर है ये? तो अब चलिए देखते हैं, और आंसर आपको ऐसे ही लिख लेना है यथावत, ज़्यादा यहाँ पर तो तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। और अब यहाँ पर पार्श्विक विस्थापन के लिए आपको एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा व्यंजक स्थापित करना है। तो चलिए समझते हैं। ये डायग्राम आपके सामने है, पी क्यू आपतित किरण है, क्यू आर अपवर्तित किरण है, आर एस निर्गत किरण है, एम एन यहाँ पर अभिलंब है और यहाँ पे एम डैश एन डैश अभिलंब है, और मान लेते हैं कि वायु है, ये कांच है फिर वायु है। ओके, तो चलिए हम कहानी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमारे पास है समकोण त्रिभुज है क्यू एन आर, क्यू एन आर समकोण त्रिभुज। देखिए बस असाइनमेंट को छापने से मतलब नहीं है, उसे समझना भी तो है। इसी बहाने आपको असाइनमेंट दिया क्यों जा रहा है, ये देखने के लिए आपकी कितनी तैयारी हुई है। और आप असाइनमेंट को बस देख के छाप लेंगे, आप उसको समझेंगे नहीं, तो इस असाइनमेंट कोई मतलब नहीं है। असाइनमेंट दिया ही जाता है आपको तैयार करने के लिए। तो ज़रा समझिए, इसी बहाने पढ़ लीजिए, समझना भी है। केवल आंसर तो मैं भी दिखा सकता हूँ, लिख के स्लाइड दिखा दिया आपको, आप आंसर आराम के लिख लोगे, लेकिन समझिए भी, इसी बहाने पढ़ लीजिए। तो समकोण त्रिभुज क्यू एन आर में, समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं हम लोग? क्यू एन आर में, क्यू एन आर में। चलो क्या है समकोण त्रिभुज क्यू एन आर में? ये कोण है, ये लंब है, तो यहाँ पे मेरे को कॉस आर लेना है। मुझे जो जरूरत है मैं उसको ले रहा हूँ। यहाँ पे हम लेने वाले हैं कॉस आर। तो कॉस आर क्या हो जाएगा? ये आधार है, क्यू एन आधार है, आधार बटे कर्ण, क्यू आर कर्ण है, आधार बटे कर्ण क्यू आर, क्यू एन क्यू आर। क्लियर है ये? ओके, लेकिन Q1 को AD के इक्वल लिखा जा सकता है, तो इसको AD अपॉन क्यू आर भी लिखा जा सकता है। और AD क्या है? AD एक्चुअली में इस कांच के गुटके की चौड़ाई है, चौड़ाई। ओके, AD। तो यहां पे हम लोग क्यू आर की वैल्यू अगर निकाल लें, क्यू आर की वैल्यू क्या मिलेगा देख लो। क्यू आर अपने को चाहिए होगा, तो क्यू आर यहां से मिल जाता है T अपॉन कॉस आर, बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत तो नहीं है। समकोण त्रिभुज क्यू एन आर में आपने कॉस आर ले लिया है। कॉस आर क्या होगा? आधार बटे कर्ण, तो ये आधार है, क्यू आर कर्ण है। और उसके बाद आप देखते हो कि यार Q1 तो इक्वल है AD के, और AD क्या है? उस कांच के गुटके की चौड़ाई है जिसको हमने T ले रखा है, तो यहाँ पे आपने T लिख दिया। तो
क्यू आर की वैल्यू है टी अपॉन कॉस आर, कॉस ना कास आर, कॉस आर। और अब हम लोग बात करेंगे समकोण त्रिभुज ये वाले, ध्यान से देखिए कहां पे जा रहा हूं मैं, इस वाले समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज, अब हम लोग बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज क्यू एल आर और आर एल क्यू, जो भी लेना ले सकते हो। समकोण त्रिभुज आर एल क्यू में, समकोण त्रिभुज आर एल क्यू में ये कोण देखिए, ये कोण कितना है, ये कोण आई माइनस आर है। तो यहां पे मैं साइन ले रहा हूं, साइन का अनुपात ले रहा हूं। तो साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू कितना, साइन आई माइनस आर कितना होगा देख लो, इसके सामने में है तो ये लंब है और ये तो कर्ण ही है, 90 के सामने जो है वो कर्ण है। तो साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी कि आर एल अपॉन क्यू आर। और आर एल एक्चुअली में क्या है, आर एल ही है पार्श्विक विस्थापन, क्योंकि यही है आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी। तो इसको डी लिख देते हैं, कॉस आर का मान रख देते हैं जी टी अपॉन कॉस आर, टी अपॉन कॉस आर। सो ये हो जाएगा साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू डी कॉस आर डिवाइडेड बाई टी। लेकिन अपने को डी चाहिए, आपको पार्श्विक विस्थापन चाहिए, तो हम लोग अक्षांतर पक्षांतर करते हैं कुछ। तो यहां से डी कितना मिलेगा देखो, डी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन आई माइनस आर, और इस साइड में क्या है टी है, ये जाके इंटू होगा, ये आके भाग होगा। तो ये हो जाएगा टी डिवाइडेड बाई कॉस आर। ओके, तो ये हो गया पार्श्विक विस्थापन। इसको थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, कहानी और लंबी लेके चलते हैं। मान लीजिए कि आई टेंड्स टू 0 है, आपतन कोण बहुत कम 0 की तरफ अग्रसर है, तो भाई अपवर्तन कोण भी तो 0 की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि आपतन कोण देख लीजिए यहां पर, इधर वायु है, ये कांच है, तो अगर आई टेंड्स टू 0 है तो आर टेंड्स टू भी 0 हो जाएगा। और उस केस में कॉस आर क्या हो जाएगा, कॉस आर ऑलमोस्ट 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कॉस 0 की बात कर रहे हैं और कॉस 0 तो 1 होता ही है, तो ये 1 हो गया। तो इस केस में देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू टी आई माइनस आर, और ये तो 1 हो चुका है पहले से। सो डी इज इक्वल टू टी आई माइनस आर, सो डी इज इक्वल टू टी, यहां से मैं कॉमन निकाल रहा हूं आई को, आई 1 माइनस आर अपॉन आई। ओके, तो डी इज इक्वल टू आ गया टी आई 1 माइनस आर अपॉन आई। लेकिन ऐसा क्यों किया हूं मैं, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर, और अगर आई और आर बहुत छोटे हैं, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं, तो आई और आर अगर बहुत छोटा है तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आई अपॉन आर, और यहां पे आर अपॉन आई है, तो ये हो जाएगा म्यू 1 अपॉन म्यू आई अपॉन आर अपॉन आई होगा, उल्टा कर दिया है। तो यहां पे डी का जो बढ़िया सा एक वैल्यू जो मिल रहा है, ये हो जाएगा टी आई 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। ये है पार्श्विक विस्थापन, एकदम फाइनल तक ये है पार्श्विक विस्थापन। चलिए अब देखते हैं दूसरा सवाल। ये पहले का ही सेकंड है, पहले का ही ये सेकंड है। क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा लिखनी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद कांति कोण और सघन माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध स्थापित करना है। तो पहले चलिए समझते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। पहले अपवर्तन समझ लेते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यही प्रकाश का अपवर्तन है। जो इसका आंसर भी हमको अगले वाले क्वेश्चन में देना है, हमने यही दे दिया है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, तो प्रकाश यानी कि रोशनी यानी कि लाइट अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो यहाँ पे दो कंडीशन है। अगर प्रकाश, समझिए ध्यान समझिए,
अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब से दूर हट जाता है, सघन से विरल में गया तो अविलंब से दूर हट जाएगा। और अगर प्रकाश विरल से सघन माध्यम में आता है तो अविलंब की ओर झुक जाता है। ये क्लियर है? अगर सघन से विरल में गया तो अविलंब से दूर, अगर विरल से सघन में गया तो अविलंब की ओर। यहां पर जब हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करते हैं तो पहला कंडीशन तो यह है कि प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। पहला कंडीशन आपने पढ़ा होगा, प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। और दूसरा ये कि जो आपतन कोण है, आपतन कोण को क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये दो कंडीशन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। अभी मैंने ये नहीं बताया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, लेकिन दो कंडीशन बता दिया हूं। पहला, प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज कि जो आपतन कोण होता है उसको क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अब ये क्रांतिक कोण क्या है, परिभाषा यहां है। क्रांतिक कोण सघन माध्यम के उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं जिसके संगत क्या होगा, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है, क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी कि आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए। ओके, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए वह कहलाता है क्रांतिक कोण। और अगर आपतन कोण इस क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा हो गया है तो प्रकाश उस माध्यम में न जाके, सघन से विरल में न जाके सघन में ही वापस आ जाती है। और इसी घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एक संबंध स्थापित करना है, कर लेते हैं हम लोग संबंध स्थापित। ये हम ले लेते हैं, इधर एक माध्यम, इधर एक माध्यम। चलो इधर वायु है, इधर वायु है, और इधर चलो पानी या कांच, पानी ले लिया, ये अविलंब खींच दिया। और चलो यहाँ पे एक ये आईसी समझ लीजिए आप, ये आईसी है, आईसी यानी कि क्रांतिक कोण। और अब मान लो जो प्रकाश आया है इस क्रांतिक कोण से, अच्छा अगर क्रांतिक कोण पे आया है तो क्या ये ऐसा होगा? अगर प्रकाश इसी रास्ते से आता है, इसी रास्ते से, तो उसके लिए अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सही है? तो आपको अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में ही संबंध स्थापित करना है कि इधर का मान लो अपवर्तनांक म्यू डब्ल्यू की बात कर रहे हैं, इसका अपवर्तनांक म्यू ए ले लो। ठीक है, यहां पे हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक बोले हैं। पानी का अपवर्तनांक म्यू डब्ल्यू, वायु का अपवर्तनांक म्यू ए। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, और अगर आपतित किरण का मान इससे ज्यादा हो गया, यानी कि आपतन कोण का मान इससे बाहर हो गया, तो उधर ना जाके इधर वापस आ जाएगा। और यही है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेकिन हमारा काम ऐसे हो जाएगा। लगा देते हैं स्नेल का नियम। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या होता है? स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से म्यू इज इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर। यही तो होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। और यहां पे म्यू को क्या लिखोगे आप? म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू, क्योंकि प्रकाश यहां पर पानी से वायु में जा रहा है, तो वायु का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? पानी के सापेक्ष। वायु का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष, जिसमें प्रकाश जा रहा होता है उसका अपवर्तनांक लेते हैं उस माध्यम के सापेक्ष जिसमें से प्रकाश जा रहा होता है। क्लियर? तो डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू। तो यहां पे अगर मैं ऐसा लिखा हूं तो एक्चुअली मैं ऐसा लिखा हूं, ओके, डब्ल्यू म्यू ए साइन आई अपॉन साइन आर। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब अगर मान लो कि आई जो है वो आई सी के इक्वल हो जाए, यानी कि अगर आपतन कोण क्रांतिक कोण के इक्वल हो जाए, उस केस में आर का मान तो 90 डिग्री हो जाएगा। रख देते हैं। सो डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू साइन आई सी डिवाइडेड बाई साइन 90, और साइन 90 तो 1 है, काम खत्म हो गया इसका। डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू
साइन आई सी। लेकिन अगर आपको पता है प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से ए म्यू डब्ल्यू इक्वल होगा 1/w म्यू ए के। जी हाँ, ऐसा यही तो है प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। यहां पे अप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1/a म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन आई सी। तो अगर आपको ये चाहिए, इस सघन माध्यम का अपवर्तनांक चाहिए, तो क्या करना है, इसको उल्टा करना है। a म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/sin आई सी, और 1/sin आई सी क्या होगा, a म्यू डब्ल्यू, ये हो जाएगा कोसेक आई सी। साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, साइन का व्युत्क्रम हो जाएगा कोसेक। चलिए आगे देखें। और ये है सवाल, काफी लंबा चौड़ा सवाल है, लंबा चौड़ा डेरिवेशन है ये। प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित कीजिए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, डायग्राम बना दी। चलिए अविलंब खींच दिया है, ओके। और अब मान लो कि ये एक प्रकाश इधर से आ रहा है, ये हमने आपतन कोण को आई ले लिया है, ये मान लीजिए वायु है, ये मान लीजिए पानी है। तो क्या होगा, प्रकाश अपने मार्ग से भटक जाएगा। ये आई हो गया है पहले ही, तो ये क्या है, ये आर है, आई आर। यही तो अपवर्तन है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसे ही कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन अब आपको क्या करना है, एक गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन हेतु ये फॉर्मूला आपको डिराइव करना है। N2/V माइनस N1/U, N2 माइनस N1/R। N2 और N1 एक्चुअली में कुछ नहीं है, आप इसको μ2 और μ1 ले सकते हैं, यानी है तो अपवर्तनांक ही। तो अपवर्तनांक को आप जनरली μ2 और μ से डिनोट करते हैं, तो आप हम लोग μ लेके ही आगे बढ़ेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। μ2 μ1, चलिए देखते हैं। तो ये देख लीजिए, μ2 यहां पर सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। μ2 डायग्राम वैसे समझ लो यार, अगर डायग्राम समझ गया तो डेरिवेशन में कुछ रखा नहीं है, फिर ये व्यंजक आप आसानी से कर लोगे। लेकिन अगर डायग्राम में दिक्कत हो गई तो फिर तो दिक्कत ही हो जाएगा। μ2 सघन माध्यम है, μ1 विरल माध्यम का अपवर्तनांक है। ये μ2 सघन माध्यम का अपवर्तनांक है, μ1 विरल माध्यम का अपवर्तनांक है। तो अब देखो क्या क्या चीजें इस डायग्राम में हैं। सी वक्रता केंद्र, ओ क्या है, ओ है एक ऑब्जेक्ट, बिंदु आकार का ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। और यहां से एक किरण ओ ए चली है, जिसका अपवर्तनांक होने के बाद वो कौन सी दिशा में जा रही है, वो इस दिशा में जा रही है, AQ दिशा में। निकलना तो चाहिए था उसको ऐसे, अगर सब कुछ सही होता मेरे बच्चे तो इसको सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन हुआ है अपवर्तन, जिससे कि वो AQ दिशा में गया है। उसको पीछे बढ़ाइए, ये यहां पे मिलेगा, इस मुख्य अक्ष से यहां प्रतिबिंब बनेगा। ये वस्तु है, ये उसका प्रतिबिंब है, ओके। तो यहां पे चलो लिखते जाते हैं हम। आपतन कोण कितना है देख लो, आपतन कोण, आपतन कोण, ये कोण OAC, कोण OAC ही तो आपतन कोण है ना। OAC आपतित किरण और अविलंब, वक्रता केंद्र से अगर इस बिंदु को मिला दिए आपतन बिंदु को तो अविलंब हो जाएगा। तो I जो है वही है आपतन कोण OAC। अपवर्तन कोण देख लो, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण कितना है भाई, ये है अपवर्तन कोण IAC। कोण IAC इज इक्वल टू R, वही अपवर्तन कोण। आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि यह अपवर्तन कोण कैसे हो गया, प्रकाश की ओर उड़ा जा रहा है, सही है। एक्चुअली में अपवर्तन कोण कौन सा है, QAN है, कोण QAN है अपवर्तन कोण। लेकिन यार सम्मुख कोण भी तो कोई चीज होता है, इसके सामने में ये है, तो ये और ये कोण इक्वल हो जाएगा, तो ये भी अपवर्तन कोण ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अब हम लोग। और अब यहां पर हम लोग जरा एक चीज मान के चलते हैं, ये आपको मानना है
कि माना आपतित किरण, अपवर्तित किरण और यह वक्रता केंद्र यानी कि अभिलंब इस मुख्य अक्ष से क्रमशः, यह मैं लिख देता हूं, हालांकि टाइम लगेगा, आप वीडियो फॉरवर्ड कर लीजिएगा। माना आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब मुख्य अक्ष से क्रमशः अल्फा, बीटा व थीटा कोण बनाते हैं। ठीक है, अल्फा, बीटा, थीटा, ये अल्फा, ये बीटा और ये थीटा। चलिए अब मैं कुछ त्रिभुज लूंगा, उससे हमारा काम आसान होता जाएगा। उन्हीं त्रिभुजों को लेके आपको आगे बढ़ना है। तो पहला मैं त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज कौन सा? ACO। त्रिभुज ACO में बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण यानी बाह्य कोण, बहिष्कोण नहीं समझ में आ रहा तो बाह्य कोण लिख लो। बाह्य कोण प्रमेय से, बाह्य कोण प्रमेय से, ठीक है, ACO। ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत अच्छे से आपको हाईलाइट कर करके समझाऊंगा। ये इधर, ये इधर और ये इधर। इस लाल त्रिभुज की बात हो रही है, ACO नाम है उसका। यहां पे बाह्य कोण प्रमेय, तो यहां पे बाह्य कोण कौन है? यहां पे बाह्य कोण है अल्फा। अल्फा इज द बाह्य कोण, इज द अल्फा बाह्य कोण है, जो किसके इक्वल होगा? आपको पता होना चाहिए कि बाह्य कोण जो होता है त्रिभुज का बाह्य कोण, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण दूर वाले अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो आई और थीटा के इक्वल होगा, आई प्लस थीटा। यहां से मुझे एक्चुअली में आई का मान चाहिए, तो ये मुझे मिलेगा अल्फा माइनस थीटा। ओके, इसके बाद चलिए और आगे बढ़े हम लोग। तो हम लोग लेते हैं अब एक और त्रिभुज। ये कहानी खत्म हो चुकी है, नई कहानी स्टार्ट हो रही है अब। उसी में नई कहानी है। त्रिभुज कौन सा? ACI में, त्रिभुज ACI में बाह्य कोण प्रमेय से, बाह्य कोण प्रमेय से, यहां पे भी बाह्य कोण प्रमेय लगाइए। इस त्रिभुज को मैं आपको दिखाता हूं, गुलाबी कलर में दिखेगा ये आपको, अगर सबको सही है तो। ये रहा, इस वाले त्रिभुज की बात करता हूं मैं, ACI। तो इसमें बाह्य कोण कौन है? इसमें बाह्य कोण है बीटा, जो दूर थीटा प्लस आर के इक्वल होगा। यहां पे जो कोण है वो आर है। ओके, अच्छे देख लो आप, ये थीटा है, ये आर है, इन दोनों के सम, इन दोनों के योगफल के बराबर होगा ये बीटा। तो हमने बता दिया है। तो अब चलिए यहां से हमको आर का मान मिल जाएगा, आर इज इक्वल टू बीटा माइनस थीटा। तो एक ये दो चीजें, आई इज इक्वल टू आर माइनस थीटा, आर इज इक्वल टू बीटा माइनस थीटा। और एक चीज जो मुझे पहले ही लगा देना चाहिए था, वो है स्नेल का नियम। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या है? देखो, स्नेल के नियम से म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर, यही तो है। और म्यू को लिख सकते हो आप म्यू टू अपॉन म्यू वन, क्योंकि एक्चुअली में वन म्यू टू है, सेकंड वाले का पहले वाले के सापेक्ष। म्यू टू अपॉन म्यू वन, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। ओके, सीधा गुणा करो आप, तो साइन आर ये है म्यू टू इज इक्वल टू म्यू वन साइन आई। अब अगर मान लीजिए, अब यदि आई और आर बहुत छोटे हों,
टाइम इसलिए लग सकता है इस वीडियो में क्योंकि मैं एक एक चीज़ समझा भी रहा हूँ और उन सभी चीज़ों को लिख भी रहा हूँ जो आपको अपने आंसर शीट में लिखना भी है, यानी कि जो असाइनमेंट कॉपी होगी उसमें लिखना भी है। तो ऐसा ना हो कि बस समझा दिया लिखवाया नहीं, या भी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बस लिखवा दिया समझाया नहीं। सभी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ों में वक्त लगता है। चलिए, तो ये हो जाएगा μ2 r और ये हो जाएगा μ1 i, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है। ये समीकरण नंबर 3 रख देता हूं मैं इसका नाम। अब मैं इस समीकरण में क्या करने वाला हूं, i और r का मान रखने वाला हूं। i और r का मान रखने पर i और r का मान रखने पर i और r का मान रखने पर, चलिए रखते हैं, i और r का मान रखते हैं, ठीक है। तो यहां पे है ये μ2, i का मान कितना है देख लो, i का मान है अल्फा माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस थीटा। यहां पे है μ1 और यहां पे मुझे रखना, गलती हो गई, ओह गलती क्या हो गई देख लो, बहुत आगे भी निकल गया। आदमी हड़बड़ा जाता है जब गलती होती है, तो हड़बड़ाना नहीं है। μ2 के साथ r है ना, μ2 के साथ r है, μ2 के साथ r है, तो देखो r का मान कितना है, बीटा माइनस थीटा है, बीटा माइनस थीटा, और μ1 के साथ है, μ1 के साथ i है अल्फा माइनस थीटा, अल्फा माइनस थीटा। तो इस समीकरण को भी पकड़ के रखिए क्योंकि इसी समीकरण से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, और अब जरा यहां पे देख लो जो मैं यही समझा देने वाला हूं आपको। मान लीजिए कि बिंदु A इस बिंदु P के बहुत समीप है, यानी कि ध्रुव के बहुत समीप है। उस कंडीशन में, अगर कंडीशन में बता रहा हूं, अगर बिंदु A P के बहुत समीप हो, अगर आपको लिखना हो तो आप लिख भी सकते हैं अपने कॉपी में। अगर A बिंदु P के बहुत समीप है, उस केस में क्या होगा, AP ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा, अगर मैं यहां से लंब खींच दूं AM के। समझिए बात को ज्यादा, अगर ये AP के बहुत ही समीप है, इधर कहीं आसपास है, इन दोनों बहुत ही निकट हैं, उस केस में AP ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा AP के, तब बनेगा। और या फिर कब बोले कि कब आएगा, तब आएगा खेल का असली मजा। कैसे मजा आएगा देख लीजिए। अब मैं यहां से अल्फा देखूं, कोण इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या होता है, आप लगा सकते हैं। तो अल्फा को हम लोग ऑलमोस्ट 10 अल्फा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब बटे AM जो कि लंब है, और आधार इसके लिए हो जाएगा जो कि बहुत ही समीप है, P और M भी बहुत समीप हो जाएंगे, तो आप PO लिख लो। ओके, बीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 बीटा, क्योंकि हमने बहुत छोटे लेवल पे बात करी है। तो उस केस में ये AM नहीं, सॉरी, हाँ AM। लेकिन अगर आप AM ले रहे हो यहां पर, अगर आप यहां पे AM ले रहे हो तो आप इसको ना OM ही लो। अगर आप इसको AP लेते हो ना, तो उस केस में आप इसको PO लो, ठीक है। तो मैं चलो थोड़ा सा सुधार करता हूं, हालांकि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही मान चुका हूं कि ये बिंदु A इस बिंदु P के बहुत समीप है, बिंदु A बिंदु P के बहुत समीप है। उस केस में क्या होना है कि यहां से जो मैं लंब खींचूंगा और ये जो चाप है, दोनों लगभग बराबर होंगे। AM लगभग बराबर है AP के। तो चलिए आप कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 बीटा के लिए बात करें तो यहां पे भी AM या AP ये इक्वल हो जाएगा PI। इसके लिए देखिए आधार ये होगा, लंब ये है, और अगर हम बात करते हैं थीटा की, जो कि थीटा ऑलमोस्ट इक्वल होगा tan थीटा के, और इसके लिए हम लिख सकते हैं AM अपॉन PC। ओके, tan अल्फा tan बीटा tan थीटा या अल्फा बीटा थीटा सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर बहुत छोटे, हम पहले ही अपना कंडीशन लगा चुके हैं कि अल्फा बीटा और थीटा बहुत छोटे हैं, बहुत ही अत्यंत अल्प हैं, तो कोई इशू नहीं है। अब इन मानों को वहां पे रखना है यार, इन मानों को यहां पे रखना है। चलिए रखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से ना, क्योंकि यहां से भी गलती होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ओके, और मुझे जगह की कमी महसूस हुई है, तो मैं थोड़ा सा पहले से अपने आप को तैयार कर लूँ। ओके, जरूरी है, तैयारी पहले से जरूरी है यहाँ पे इसको। और ये वीडियो आप जल्दी फटाक से फॉरवर्ड कर लेना, ये सब काम आपको। चलिए इतना हो गया, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
हम लोग मान रखते हैं अल्फा बीटा व थीटा के मान रखने पर ओके, म्यू टू ही रहेगा। बीटा का मान देखिए क्या है, बीटा का मान है AM अपॉन पी आई, सही है ओके। और फिर अल्फा का मान है AM अपॉन PO। पहले थीटा चाहिए, तो थीटा कितना है जी, थीटा है AM अपॉन PC, AM अपॉन PC इक्वल टू μ1, ये है AM अपॉन अल्फा, देख लो AM अपॉन PO माइनस थीटा की बात करिए आप, थीटा तो ऑलरेडी हम यहां लिख चुके हैं, AM अपॉन PC ब्रैकेट बंद। तो AM खत्म हो जाएगा ओके। तो यहां से बच गया μ2 इज 1 अपॉन PI माइनस 1 अपॉन PC इज इक्वल टू μ1 1 अपॉन PO माइनस 1 अपॉन PC। क्लियर। और अब हम लोग लगाएंगे चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन लगाते हैं चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से। चलिए लगाते हैं चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी से देख लो PI क्या है, PC क्या है और PO क्या है। PI है प्रतिबिंब की दूरी, PI है प्रतिबिंब की दूरी जिसको हम V लेंगे लेकिन माइनस लेंगे। PC है वक्रता त्रिज्या, माइनस लेंगे। PO है वस्तु की दूरी, माइनस लेंगे। चिन्ह परिपाटी आपको पता है सब कुछ बायां साइड है, इसलिए हम सबको माइनस ले रहे हैं। अब मान रख दीजिए और अब बस इंतजार की घड़ियां समाप्त होने ही वाली हैं। -v माइनस 1 अपॉन माइनस r इज इक्वल टू μ1 1 अपॉन PO यानी कि -u माइनस 1 अपॉन माइनस r। क्लियर। इसको हल करिए आप और आपको बिल्कुल वही आंसर मिलेगा जो आंसर आपको लाना है। तो देखो क्या हो जाएगा, μ2 अपॉन -v, क्लियर, माइनस माइनस प्लस μ2 अपॉन r इज इक्वल टू μ1 अपॉन -u माइनस माइनस प्लस μ1 अपॉन r। इसको उस साइड ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा μ1 अपॉन सॉरी μ1 अपॉन u माइनस μ2 अपॉन v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाई r। यही हमको सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया। हाँ, क्वेश्चन में n1 n2 लिखा है, वो कोई बड़ी बात नहीं है ओके। चलिए अब आपसे पूछा गया था कि चलो यार एक मोटर का नामांकित चित्र बनाओ। तो ये मोटर का नामांकित चित्र आपके सामने है, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, जल्दी करना पड़ेगा। NS क्या है, क्षेत्र चुंबक है NS, ठीक है। और यहाँ पे ABCD देख लीजिए क्या है, ABCD को हम लोग आर्मेचर बोलते हैं, आर्मेचर या कुंडली बोल सकते हैं आप। R1 R2 क्या है जी, R1 R2 जो है ये है सर्पी वलय ओके। B1 B2 क्या है, B1 B2 है कार्बन ब्रशेस या कार्बन ब्रश लिख देते हैं, सिंपल कार्बन ब्रश। तो ये नामांकित चित्र है, ये दंड NS चुंबक है जो कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, उसके बीच में कुंडली रखी गई है। और यहाँ पर शाफ्ट भी देख सकते हैं आप, जिसके सहायता से आपका ये कुंडली घूमेगा। लेकिन उसके बाद इसी में बोला गया है कि इस कुंडली से घूर्णन से प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्धारित कीजिए। तो चलिए विद्युत वाहक बल की बात करते हैं। विद्युत वाहक बल के लिए चलो यहाँ पर वेरिएशन है, ये भी जरूरी है समझाने के लिए आपको लिखा है। हम जानते हैं कि φb बराबर होता है NBA cos थीटा और थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी भी होता है, हम उसका यूज करने वाले हैं। सो φb इज इक्वल टू NBA cos ओमेगा टी। और अब अगर आपको फैराडे के नियम याद हैं
वो भी कौन से नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम अगर आपको याद है तो हम जानते हैं E इज इक्वल टू होता है माइनस d∅b/dt। यही है प्रेरित विद्युत वाहक बल, E इज इक्वल टू माइनस d/dt NBA cos ओमेगा t। ओके, सो E इज इक्वल टू माइनस n बाहर, B बाहर, A बाहर, d/dt ऑफ cos ओमेगा t। सो E इज इक्वल टू माइनस NBA, cos का जो अवकलन है वो माइनस साइन हो जाएगा ओमेगा t, लेकिन ये ओमेगा का फिर इंटू करना पड़ेगा आपको, माइनस माइनस प्लस हो गया तो E इज इक्वल टू कितना आ गया, NBA ओमेगा साइन ओमेगा t। ओके, और ये कांस्टेंट है यहां से यहां तक, इसको हम लोग ई नॉट ले लेंगे। सो E इज इक्वल टू हो जाएगा E नॉट साइन ओमेगा t। E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t, यही है प्रेरित विद्युत वाहक बल का समीकरण। और अब ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये घूर्णन के साथ विद्युत वाहक बल में क्या परिवर्तन होगा उसको दिखा रहा है। अगर थीटा 0 है विद्युत वाहक बल 0 होगा, अगर थीटा 90 है π/2 है तो उस समय विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा। अगर थीटा का मान पाई है उस कंडीशन में भी विद्युत वाहक बल 0 होगा जो उत्पन्न हो रहा है। ये 270 है, 3π/2 पे भी अधिकतम होगा लेकिन दूसरे साइड में, और ये 360 पे फिर से वो 0 हो जाएगा। तो ये आप वेरिएशन देख सकते हैं कि घूर्णन कोण के साथ या घूर्णन के साथ, कुंडली के घूर्णन के साथ विद्युत वाहक बल में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। चलिए आगे देखें। अच्छा, ये भी उसी में है, थर्ड का ही है, अनुनादी आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, गुणवत्ता गुणांक, इसके लिए आप पहले प्रत्यावर्ती धारा देख लो, ये प्रत्यावर्ती धारा है, जो आता है पहले उसको मिला लेना चाहिए, ये इधर मिल जाएगा, प्रतिबाधा यही है, और जो बच गया वो ये है, यही है। सही जोड़ी मिलाओगे सबसे बढ़िया टेक्निक यही है, जो आता है उसको मिला लो। मुझे ये नहीं पता था तो मैंने उसको लास्ट में मिलाया, ये गुणवत्ता गुणांक है। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़े। ये समताप मंडल के ऊपरी छोर पर छोटी सी ओजोन परत, आपको पता है अब ओजोन परत जो है वो बहुत ही अपने पढ़ाई के शुरुआती दौर से पढ़ रहे हो तो इसके बारे में मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा। ओजोन परत जो है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीवन रक्षक है हमारे लिए। तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। और ये अब देखिए एक रेडियो 10 mH फ्रीक्वेंसी है ये, तो एक पहली आवृत्ति है 10 mH, और अगर ये 10 mH है यानी कि एक्चुअली में ये 10 × 10 के घात में 6 हर्ट्ज है, h4 हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, 10⁶ मेगा यानी 10⁶ होगा। तो हो सकता है संगत तरंगदैर्घ्य बैंड क्या होगा, तरंगदैर्घ्य का बैंड बताना है कि कहां से कहां तक का है। चलिए देखते हैं, तो पहले तरंगदैर्घ्य निकालना पड़ेगा। वी नो दैट न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहां से लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा c बाई न्यू, और c इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए अप्लाई करते हैं। तो लैम्डा 1 कितना हो जाएगा, लैम्डा 1 हो जाएगा c/μ1 यानी कि 3 × 10⁸, 10 × 10⁶। तो ये 10⁶, 1 10⁷ माइनस यानी कि ये आ गया 30 मीटर। ओके, न्यू2 इज इक्वल टू कितना, 15 हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज यानी कि 15 × 10⁶ हर्ट्ज। तो यहां से लैम्डा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा c/μ2 इज इक्वल टू 3 × 10⁸, 10 नहीं है ये क्योंकि 15 है, ये 15 × 10⁶। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना है देख लो, 3 एकम 3, 5 तिया 15 होगा ना, 3 एकम 3, 5 डर के हाथ में 6, डर के हाथ में 8, तो ये बच जाएगा 100, और 100 में बच गया यहाँ पे 20, 20 एकम 20 नहीं, मतलब मैं एक कदम आगे चला गया, यहाँ 5 है ना, 5 एकम 5, 20 5 100, 20 मीटर। तो क्या आ गया यहाँ पर रेंज, 20 मीटर से लेके कितना मीटर, 30 मीटर, यानी कि जो स्टेशन है
वो कितने तरंग दैर्ध्य रेंज का, जो तरंग दैर्ध्य का परास है 20 मीटर से 30 मीटर तक का वो त्वरित कर रहा है या फिर सिग्नल भेज रहा है। तरंग दैर्ध्य बैंड पूछा है ना, तरंग दैर्ध्य बैंड कहां से कहां तक है, 20 मीटर से 30 मीटर है। ओके, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये है एक्स किरणों के दो उपयोग, ये सामने में है, बहुत थ्योरी है, आप आराम से इसको देख सकते हैं, एक्स किरणों के उपयोग यहाँ पर। और ये है परावर्तक दूरदर्शी किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो हम जानते हैं दूरदर्शी क्या है। दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिकी यंत्र है जिसकी सहायता से हम दूर की चीजों को देखते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं। परावर्तक दूरदर्शी में हम लोग क्या करेंगे, अवदेशक जो होता है, हम लोग जब टेलीस्कोप की बात करते हैं, यानी कि हिंदी में ये दूरदर्शी है, दूरदर्शी की बात करते हैं तो दो प्रकार के लेंस की बात करते हैं। अगर वो अपवर्तक दूरदर्शी है तो अवदेशक और आईपीएस यानी कि नेत्रिका। तो जब हम लोग परावर्तक दूरदर्शी की बात करेंगे तो परावर्तक दूरदर्शी में जो अभिदेशक है वो हम लोग परवलयाकार दर्पण यूज कर रहे हैं। परवलयाकार दर्पण का उपयोग किया जाएगा। और परवलयाकार दर्पण में क्या होगा, यहाँ पे वर्ण विवर्तन या फिर गोली विवर्तन नहीं होगा, जिससे कि जो प्रतिबिंब है तीव्र तथा स्पष्ट होगा। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेज भी हो गए। तो परावर्तक दूरदर्शी आप दर्पण यूज करोगे और परावर्तन के नियमों का इस्तेमाल करोगे, उसके लाभ यहाँ पर लिखे गए हैं, अब आराम से देख के लिखिए, यहाँ पे कोई समझाने वाली चीज है नहीं। और ये जो है देखिए, दोनों ही परावर्तक दूरदर्शी हैं, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग है। ये न्यूटोनियन है, ये न्यूटोनियन है। ये आप अपने आंसर शीट में न लिखें, ये केवल आपको नॉलेज के लिए बताया जा रहा है, न्यूटोनियन। और ये है कैसेग्रेन, कैसेग्रेन। अच्छा, हिंदी में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे कैसेग्रेन, कैसेग्रेन। और ये है न्यूटोनियन, न्यूटोनियन, न्यूटोनियन है ये जी, न्यूटोनियन कैसेग्रेन। दोनों ही रिफ्लेक्टर है, यानी कि दोनों ही परावर्तक दूरदर्शी हैं जी, परावर्तक दूरदर्शी। ओके, चलिए ठीक है। इसके बाद क्या है, किसी ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि बढ़ाऊ, ऊर्जा हानि ट्रांसफार्मर अच्छा है, लॉ अच्छा है, ये भी बहुत थ्योरी है। अब आराम से देख के इसको लिखिए, और यहाँ पे भी कोई समझाने वाली चीज ऐसी है नहीं। तो ये रहेगा आपके आंसर 5 का जो सेकंड पार्ट है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि के लिए। तो आप इसको आराम से देख के लिखो। ओके, मैं साइड हट गया हूँ, आराम से इसको देख के लिखिए। और अब ये जो वीडियो लेक्चर है जो कि आपका असाइनमेंट नंबर 4 है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आप इस नए साल में खूब आगे बढ़ो, अपने सपनों को साकार करो, किसी और के पीछे ना भागो, अपने सपनों के पीछे भागो। नया साल आपके जीवन में हर खुशियां लेके आए जिसके लिए आपने ख्वाब संजोए हैं। इन्हीं आशाओं और उम्मीदों के साथ मैं आपसे अलविदा कहता हूं।